नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। आपको याद होगा कि पंजाब में कुछ वक्त पहले किसानों के द्वारा, खासतौर पर भारतीय किसान यूनियन उगराहा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर 5 दिन का उनका प्रदर्शन चला था नई कृषि नीति को लेकर। वहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, यानी कि नई कृषि तैयार हो चुकी है, कृषि नीति। पंजाब में नई कृषि नीति का मसौदा तैयार हो गया है। नए मसौदे में लंबी अवधि वाली धान की किस्मों और 15 ब्लॉकों में धान की खेती पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई। कहा जा रहा है कि प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए यह सिफारिश की गई है। मसौदा तैयार करने वाले विशेषज्ञों को उम्मीद है कि लंबी अवधि वाली धान की किस्मों की खेती रोकने से पानी की बर्बादी कम होगी, इससे भूजल स्तर में सुधार आएगा। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। धान की जगह दूसरी फसल की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही धान की सीधी बुआई करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को 1500 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। कृषि मसौदे में कहा गया है कि राज्य में 13.91 लाख ट्यूबवेल और कृषि पंप है, जिसे फसलों की सिंचाई की जा रही है। खास बात यह है कि ट्यूबवेल और कृषि पंपों को सरकार सब्सिडी पर बिजली मुहैया करा रही है। इसके लिए वह साल में बिजली सब्सिडी के रूप में 7,294 करोड़ खर्च कर रही है। साथ ही मसौदे में कहा गया है कि पंजाब में 150 में से 15 ब्लॉक में भूजल का गंभीर संकट है। इन ब्लॉकों में 300% से अधिक भूजल का दोहन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के राज में किसानों को पीटा जाता है, लेकिन हमने किसान सरपंचों और गांव को मजबूत किया है। बीजेपी नेता मोहन लाल बडौली ने कई वादे किए हैं चुनाव से पहले, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया कि रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगल बुझा हुआ है। अध्यक्ष जी, किस तरह की तैयारी बीजेपी की, क्या प्लान है 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव की अग्रिम तैयारी बहुत मजबूती के साथ 20,629 बूथों पर अपनी टीम का गठन करके आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ लगे हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनेगी। 90 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतार दिए मैदान में, उसके बाद बगावती सुर सामने आए हैं। सोनीपत की बात करें तो राजीव जैन ने अपना नामांकन कर दिया। गन्नौर से बगावत के सुर सामने, देवेंद्र खाद्यान वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आ गए और करणदेव कंबोज पार्टी छोड़ गए। उधर से सुरेंद्र जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। अब कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किल तो नहीं बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी में जो नेता पार्टी में है वही हमारे नेता हैं, वही हमारे कार्यकर्ता। जो आज हमारी पार्टी में नहीं है, दूसरी पार्टियों से जिन्होंने फार्म भरा है वो उस पार्टी के नेता हैं। तो जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई नाराज़ नहीं है और जिनकी जो नाराज़गी थी उनसे बातचीत करके हमने उनको मना लिया है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सोनीपत से पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन है, आप भी सोनीपत में ही हो रही विधानसभा से विधायक भी हो, प्रदेश अध्यक्ष भी हो बीजेपी के। उन्होंने ना पार्टी से इस्तीफा दिया, कह दिया कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी को हमने सींचा है, हम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गई। ये जो कविता जैन जी ने कहा है और जो आपने मेरे को बताया है, बहुत अच्छी बात कही है। पार्टी माँ है और वो पार्टी के साथ है और पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है और वो पार्टी के हर फैसले का स्वागत भी करेंगे। फिर आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए हैं। सोनीपत में तो मुसीबत बढ़ती दिख रही है बीजेपी की। ये जो आपने बात कही है, जब समय आएगा तो सब चीज़ों का जवाब हम देंगे। क्या कुछ जो पूर्व विधायक थे जिनको टिकट नहीं मिली, करणदेव कंबोज और अन्य कई पूर्व विधायक जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, क्या मनाने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई क्या? वो अपने आप, हमारे ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो कई पीढ़ियों से पार्टी के साथ रहे हैं
और वो अगर रास्ता भटके हैं तो बहुत जल्दी उनकी घर वापसी भी होगी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी राज में सरपंचों को पीटा, किसानों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा। ये जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, आज हमने सभी का सम्मान किया है, कर्मचारियों का सम्मान किया, सभी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का, डीए बढ़ाने का, उनकी सुविधाएं बढ़ाने का, और जितने भी जनप्रतिनिधि पंचायतों के हैं, चाहे पंचायत मेंबर है, चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे जिला परिषद है, सभी का हमने सम्मान किया है, सभी को कोई ना कोई सुविधा देने का काम किया है। और सरपंचों को 21 लाख रुपए तक के विकास के काम करवाने की जो सुविधा दी है, और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम सभी में पार्षदों के भी हमने पावर बढ़ाने का काम किया है, और हमने जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए सभी का सम्मान किया है। अब कांग्रेस की बात करें तो लगातार भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला लगातार कह रहे हैं कि भाजपा ने प्रदेश को लूटने का काम युवाओं के साथ धोखा किया। अग्निवीर योजना को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आज देश की अग्निवीर योजना का देश के युवाओं ने स्वागत किया है, और 4 गुना युवाओं को रोजगार का अवसर दिया है, और एक देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी बढ़े, इस प्रकार का प्रशिक्षण देके एक अच्छे देशभक्त युवाओं को तैयार करने का काम जो अग्निवीर की योजना से हुआ है, ये बहुत देश के लिए लाभकारी है। और ये देश के जितने भी युवा अग्निवीर में भर्ती होके जो काम करेंगे, और हरियाणा प्रदेश के तमाम सभी अग्निवीरों की गारंटी हमारी हरियाणा सरकार ने ली है, उनको उसके बाद नौकरी देने का भी काम करेंगे। और अगर वो अपना कोई व्यापार करेंगे, कोई काम करेंगे, तो उसमें भी सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार की सहायता बैंक के माध्यम से दिलवाने का काम हमारी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है, आरक्षण की सुविधा अग्निवीर के लिए बनाई। आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे स्कूल बनाएंगे, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है, और उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, और बड़ी बड़ी झूठे बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है, और जिस प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसी प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। अब उन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि 2 दिन के बाद मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, कोई नया चेहरा दिल्ली में सीएम होगा। वो चाहते हैं कि नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव के साथ चुनाव हो। ये अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जब वो करेंगे तब जनता को विश्वास होगा। उन्होंने तो कहा था कि मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। वो जेल से ही शासन चलाते रहे, जेल में जाने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार का विश्वास कैसे करें, ये देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता जानती है किस प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का काम किया है। अब दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में। उसकी पार्टी वो कह रहे हैं कि जब बीजेपी के साथ समझौता हुआ, गठबंधन में गया, वो एक मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। तो ये तो राजनीतिक फैसला था, और राजनीतिक अगर सूझबूझ नहीं थी इतनी तो उन्होंने फैसला नहीं लेना चाहिए था। कितनी सीटें मानती है बीजेपी हरियाणा प्रदेश में जीत कर आएगी, कितने आश्वस्त हो आप? हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया कि स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बनेगी, और मुझे पूरा विश्वास और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश, और जनता में जिस प्रकार का समर्थन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है पंजाब से। अक्सर हम देखते हैं कि पराली का जो मुद्दा होता है वो सर्दियों के वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इस बार पंजाब में पराली प्रबंधन के लिए किसानों को कई तरह के उपकरण मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें सुपर सीडर और हैप्पी सीडर का नाम शामिल है। इसके अलावा पंजाब कृषि विभाग इस बार किसानों को 1100 ट्रैक्टर भी बांटेगा, ताकि धान कटाई के बाद पराली को बेहतर तरीके से प्रतिबंधित किया जा सके। सरकार को उम्मीद है कि उसकी इस कोशिश से अक्टूबर-नवंबर महीने में पराली से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से राहत मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भले ही राज्य में करीब 5 लाख हेक्टेयर है, लेकिन इसमें से 60% हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी मशीनें नहीं चला सकते हैं।
ज्यादातर ट्रैक्टर 35 से 40 हॉर्स पावर के होते हैं, जबकि पराली प्रबंधन मशीनों के लिए 50 से 60 एचपी वाले ट्रैक्टर की जरूरत होती है। यही वजह है कि कृषि विभाग राज्य में किसानों को पराली प्रबंधन मशीनें मुहैया करा रहा है, लेकिन ट्रैक्टरों का किराया ज्यादा होने की समस्या है। किसानों को इन्हें किराए पर लेना पड़ता है क्योंकि सभी पराली प्रबंधन मशीनें ट्रैक्टर पर लगती हैं। तो ये मुद्दा अब देखने वाली बात है कि आगे सरकार क्या कदम उठाती है। अब बात करते हैं आखिर में देश भर के मौसम को लेकर। सितंबर का तीसरा हफ्ता चल रहा है और देश के कई राज्यों में अभी अच्छी बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। सुबह के समय लोगों को हल्की ठंडी का एहसास होने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी 3 दिन के ब्रेक के बाद फिर बारिश देखी जा सकती है। तो आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान यागी के अवशेषों से उत्पन्न मौसम प्रणाली अब कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में विकसित हो गई है, जो झारखंड में सक्रिय है। इसके तेजी से उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कि दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने ये कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसमें कि यूपी, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ ये राज्य हैं जहां पर बारिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आने वाले वक्त में बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है और ये कहा जा रहा है कि कई जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में जो चक्रवाती तूफान याकी है, उसका असर कई जगह पर अभी भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली कंपनी के मुताबिक आज गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना पहले ही जाहिर की कर दी गई थी। वहीं दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 बार भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर भारत, बिहार को इन तमाम जगहों पर भी बारिश होने के आसार हैं। वहीं गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना जताई गई है कि कई जगह पर बारिश होने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि चक्रवाती तूफान का जो असर है वो अब कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि वो झारखंड में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लगातार बारिश का दौर जारी है। और ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी आने वाले दिनों में फिर से बारिश हो सकती है। कई जगह तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सितंबर का महीना अब लगभग तीसरे हफ्ते में चल रहा है और ऐसे में अभी भी बारिश जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अक्सर हम देखते हैं कि जो मॉनसून है इस वक्त वापस हो जाता है, वापस चला जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो प्रेडिक्शन आईएमडी के द्वारा वो यही कि इस महीने के एंड तक बारिश अच्छी खासी होने की उम्मीद है और कहीं ना कहीं इसका असर जो होगा वो दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी खासी ठंड भी पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि लानीना का असर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।